नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज सिंह है और मैं अभी वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में एज अ सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर कार्य कर रहा हूं। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है एसएससी साल 2019 यानी कि ठीक पिछले साल के ट्रांसलेशन पेपर का अनुवाद। यानी कि साल 2019 में जो ट्रांसलेशन पूछा गया था फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, तो मैं आज आपके लिए वो ट्रांसलेशन लेकर आया हूं फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। तो मैं आपको सबसे पहले उस ट्रांसलेशन को दिखलाऊंगा और फिर स्लाइड बाय स्लाइड मैं उस ट्रांसलेशन को आप तक सॉल्व करके पहुंचाऊंगा। परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही तेज गति से चल रही होगी। तो ये वीडियो और जो अनुवाद है आपको उस तैयारी में थोड़ी और सहायता पहुंचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा है कि जब भी आपको एग्जाम में ट्रांसलेशन के लिए पैराग्राफ दिया जाए तो आप इमीडिएट सबसे पहला काम ये करेंगे कि उस पूरे पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल साफ साफ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये पैराग्राफ किस क्षेत्र से लिया गया है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, किस स्वरूप में लिखा गया है। कहीं ये कोई वैज्ञानिकता का पैराग्राफ तो नहीं है, ये मॉडर्न रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं है, या कोई पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं दिखाया गया है, या कोई दर्शन फिलॉसफी तो नहीं है, या किस क्षेत्र से है। क्योंकि आप उसी के अकॉर्डिंग अपने शब्दों का भी चयन करेंगे। ये बेहतर ट्रांसलेशन करने के लिए ये सबसे अच्छा उपाय है कि आप थोड़ा सा आइडिया लगा लें कि ये पैराग्राफ किस क्षेत्र से है और कहां से इसका चुनाव किया गया है। तो इसलिए इस पैराग्राफ को सबसे पहले पढ़ा जाना चाहिए एग्जाम में, जैसे ही आपको पैराग्राफ दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो पैराग्राफ है उसे पढ़कर सुनाऊं और फिर हम लोग इसे लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। इसके पहले अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे आप पुराने वीडियोस को जाकर देखिए, जहां पर मैंने साल 2017 के पेपर का सॉल्व करवाया है, हिंदी टू इंग्लिश और फिर इंग्लिश टू हिंदी भी। और साथ ही साथ मैंने ट्रांसलेशन करने के लिए टिप्स भी बताए हैं कि आपको ट्रांसलेशन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को बिल्कुल आप कॉन्शियस रहें। तो आप उन वीडियोस को देखिए इसे देखने से पहले, ताकि आपको सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी कि परीक्षा के लिए आप अच्छी तैयारी कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको इस पैराग्राफ को पढ़कर सुनाऊं और फिर मैं इसे ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। द सेंटर अराउंड विच आवर एजुकेशन इज मूविंग is wrong. Our whole education system is revolving around ambition. We are taught a race to get ahead of everyone. Even in a small child learning in kindergarten, we are creating an anxiety about coming first in the class. There is no greater anxiety than this in the world. The only anxiety is how to get ahead of all, leaving everyone else behind. If he fails, he will be humiliated. If he succeeds, he will be rewarded and respected by teachers and parents. We are creating competition in him. The age of the children is aroused. They become eager to come first. This fever of competition gets hold of children. Even after they come out of the field of education, that fever persists. In this mad race, the whole peace, energy, and capability in their lives get destroyed. तो ये था पैराग्राफ। तो देखिए, इस पैराग्राफ को जो पढ़कर हमें समझ में आया वो ये है कि ये पैराग्राफ मॉडर्न लाइफ समस्याओं पर निर्भर है। यानी कि मॉडर्न लाइफ प्रॉब्लम्स या फिर ह्यूमन रेस
से संबंधित है। तो आप इस पैराग्राफ के लिए जब अनुवाद करेंगे तो आपका ट्रांसलेशन यानी कि आप जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो भी इससे ही संबंधित होने चाहिए। तो आइए मैं आपको इसे ट्रांसलेट करके दिखाऊं लाइन बाय लाइन। एक लाइन चुनेंगे और फिर हम इसका अनुवाद करेंगे और फिर वैसे ही मैं इसे बीच बीच में स्लाइड्स के थ्रू आपको दिखाता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। तो सबसे पहला वाक्य, द सेंटर अराउंड विच आवर एजुकेशन इज मूविंग इज रॉन्ग। हमारी शिक्षा जिस केंद्र या फिर धुरी के इर्द गिर्द घूम रही है वह गलत है। आवर होल एजुकेशनल सिस्टम इज रिवॉल्विंग अराउंड एम्बिशन। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था महत्वाकांक्षा एम्बिशन के इर्द गिर्द ही घूम रही है। अब जरा ध्यान से देखिए कि यहां पर जो शब्द है इर्द गिर्द जो मैंने लिया है, दो शब्द, पहले वाक्य में जो शब्द आया अराउंड मूविंग और इस बार रिवॉल्विंग अराउंड, तो दोनों ही शब्द अलग अलग, अंग्रेजी के शब्द अलग हैं लेकिन दोनों का अर्थ हिंदी में बिल्कुल सेम आ रहा है, इर्द गिर्द। इर्द गिर्द यानी कि कोई वस्तु बीच में है और हम उसके आसपास घूम रहे हैं, तो इसलिए यहां पर इर्द गिर्द शब्द का प्रयोग किया गया है हिंदी में अनुवाद करते वक्त। तो आप ऐसे शब्दों को चुने जो कि सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग दे पाए आपको। तो यहां पर इर्द गिर्द इसी के लिए है। आगे बढ़ो। वी आर टॉट अ रेस टू गेट अहेड ऑफ एवरीवन। अब जरा इस वाक्य को देखिए, मैंने इस वाक्य को कहीं पढ़ा भी था, किसी छात्र की कॉपी में, प्रीवियस ईयर की कॉपी में कहीं से मुझे पीडीएफ मिला था और मैं देख रहा था, उसमें छात्र ने इसे बहुत ही अलग तरीके से लिखा था। मैं उसे पढ़कर सुनाऊं और फिर आपको मैं जो मैंने अनुवाद किया है वो दिखाऊं। जो उसने लिखा था, हमें सबसे आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा ही सिखाई जाती है। ये भी करीब है लेकिन शायद सटीक नहीं। और जो मैंने किया है जरा मैं इसे सुनाऊं, हमें प्रतिस्पर्धा करना ही सिखाया जाता है कि सबसे आगे निकलो। वो इसलिए क्योंकि आप जरा इसमें देखेंगे, वी आर टॉट अ रेस टू गेट अहेड ऑफ एवरीवन। टू, ये टू के लिए ही यहां पर की शब्द के साथ इसे तोड़कर दो भागों में किया गया है, तो आप इसका ख्याल रख सकते हैं। आगे, इवन इन ए स्मॉल चाइल्ड लर्निंग इन किंडरगार्टन वी आर क्रिएटिंग एन एंजाइटी अबाउट कमिंग फर्स्ट इन द क्लास। यहां तक कि एक छोटा बच्चा जो किंडरगार्टन में पढ़ रहा है, हम उसमें भी कक्षा में प्रथम आने का तनाव पैदा कर रहे हैं। इस वाक्य में गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर एक शब्द आया है किंडरगार्टन। अब किंडरगार्टन जो शब्द है, अब इसके लिए कुछ लोग बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है कि अनुवाद करते वक्त कुछ शब्दों को नहीं बदलना चाहिए, और क्योंकि वो शब्द उसके करीब का अर्थ तो दे देंगे लेकिन शायद सटीक अर्थ नहीं, तो इसलिए इस शब्द को किंडरगार्टन ही लिख दिया गया है, बस ट्रांसलिटरेशन करके, लिप्यांतरण करके। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। एक और बात, यहां पर छोटा बच्चा लिखा गया है, मैंने जो लिखा है, तो कुछ लोगों ने इस जगह पर शिशु शब्द का प्रयोग किया था। शिशु शब्द का प्रयोग यहां पर गलत होगा, क्योंकि शिशु मतलब इन्फेंट, यानी कि नवजात जो एक बच्चा होता है जो चल फिर नहीं सकता है, जो बोल नहीं सकता है, मतलब जो मां की गोद में रहता है, उस शब्द के लिए इन्फेंट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, शिशु शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहां छोटा बच्चा ठीक है क्योंकि वो स्कूल जाने लगा है, किंडरगार्टन में जाने लगा है। तो आई होप आप मेरी बातें समझ पाए हो। आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो ग्रेटर एंजाइटी देन दिस इन द वर्ल्ड। विश्व में इससे बढ़कर कोई तनाव नहीं है। किससे बढ़कर? फर्स्ट आने के लिए जो दबाव दिया जाता है, जो रेस बनाई जाती है। द ओनली एंजाइटी इज हाउ
to get ahead of all, leaving everyone else behind. एकमात्र तनाव कि कैसे सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। If he fails, he will be humiliated. If he succeeds, he will be rewarded and respected by teachers and parents. अगर वह असफल होता है तो उसे नीचा दिखाया जाएगा, और अगर वह सफल होता है तो उसे उसके शिक्षकों और अभिभावकों के द्वारा सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा। यहां पर मैंने नीचा शब्द का प्रयोग किया है ह्यूमिलिएटेड के लिए। आप इसके लिए कुछ और भी शब्द ले सकते थे, जैसे अपमानित, लेकिन मैंने नीचा शब्द जानबूझकर लिया है ताकि नीचा शब्द जो है अत्यधिक ग्लानि महसूस कराया जाता है। और आपको पता भी है, अगर कोई छात्र असफल हो जाता है तो उसके साथ आज के समाज में तो बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है। तो अपमानित शब्द बहुत सभ्य समाज का एक शब्द है। मैंने जानबूझकर, क्योंकि ये मॉडर्न लाइफ प्रॉब्लम्स है, तो मैंने इसके लिए बहुत ही चलताऊ भाषा को चुना, जो कि है नीचा। तो अगर वह असफल होता है तो उसे नीचा दिखाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वी आर क्रिएटिंग कॉम्पिटिशन इन हिम। हम उनमें प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड। द ईगो ऑफ द चिल्ड्रन इज एरोज्ड, दे बिकम ईगर टू कम फर्स्ट। दिस फीवर ऑफ कॉम्पिटिशन गेट्स होल्ड ऑफ चिल्ड्रन। अब इस वाक्य को जरा देखिए। बच्चों का अहम बढ़ गया है, ईगो अहम, बच्चों का अहम बढ़ गया है, वो प्रथम आने के लिए उत्सुक हो गए हैं। वो प्रथम आने के लिए उत्सुक हो गए हैं। दे बिकम ईगर, उत्सुक। दिस फीवर ऑफ कॉम्पिटिशन गेट्स होल्ड ऑफ चिल्ड्रन। प्रतियोगिता के इस बुखार ने बच्चों को जकड़ लिया है। ये बुखार शब्द, फीवर, बुखार शब्द इन दिनों काफी पॉपुलर हुआ है। प्यार का बुखार आपने सुना होगा, वैसे ही ये बुखार है, दबाव है एक तरह का। तो यहां पर बुखार शब्द सही है फीवर के लिए। आप इसके लिए ताप या ज्वार शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो ज्वर होता है, ताप होता है, वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। बुखार क्योंकि एक कॉमन भाषा का भी एक शब्द धीरे धीरे बन गया है, तो बुखार शब्द यहां पर उपयुक्त है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी स्लाइड। इवन आफ्टर दे कम आउट ऑफ द फील्ड ऑफ एजुकेशन, दैट फीवर persists. In this mad race, the whole peace, energy, and capability in their lives get destroyed. हिंदी। यहां तक कि शिक्षा के क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद भी, यहां तक कि शिक्षा के क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद भी उनका यह बुखार बरकरार रहता है। उनका यह बुखार बरकरार रहती है। परसिस्ट यानी कि उसके लिए यहां पर बरकरार शब्द को लिया गया है। इस अंधी दौड़ में, मैड रेस मतलब आप पागल दौड़ कह सकते थे, लेकिन अंधी दौड़ बहुत ही कॉमन शब्द है, बहुत ही पॉपुलर शब्द है, इसलिए मैंने अंधी दौड़ शब्द का प्रयोग किया है। इस अंधी दौड़ में उनके जीवन की संपूर्ण शांति, ऊर्जा और क्षमता नष्ट हो जाती है। तो आशा करता हूं कि आपको यह पैराग्राफ समझ में आया होगा, मैंने किस प्रकार से अनुवाद किया है। आप इसे पॉज करें, स्लाइड को रोकें, और फिर धीरे धीरे अगर आपको आवश्यकता पड़ती है कि वापस समझने की, आप इसे समझें, तो आपको इससे मदद मिलेगा। मैं इसी स्लाइड के अंत में साल 2019 में जो ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश पूछा गया था उसे दे रहा हूं, ताकि आप उसे पॉज करके आप उसका अनुवाद करेंगे। ये आप अपने लिए होमवर्क समझ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपना प्यार दिखाते रहें, दर्शाते रहें, लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें इसे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।